नेशनल प्रस्तावना मीडिया के इस खास कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरक बातचीत, जहां एक ओर है डिजिटल युग की नई सोच और दूसरी ओर 3 दशकों का गहरा अनुभव। जी हाँ, आज हमारे इस स्पेशल इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया के संस्थापक, संरक्षक और वरिष्ठतम पत्रकार श्री संजीव श्रीवास्तव। और उनसे यह विशेष बातचीत कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया के डिजिटल हेड मनोज शुक्ल, जिन्हें पत्रकारिता के 15 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। चाहे वह डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, वे तीनों माध्यमों में अपनी सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभा चुके हैं। इस खास इंटरव्यू में चर्चा होगी डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर, ग्राउंड रिपोर्टिंग की असलियत पर और उन चुनौतियों पर जो आज के न्यू एज पत्रकारों के सामने खड़ी है। 30 साल की पत्रकारिता अनुभव, बदलता दौर और भविष्य की दिशा, इन सब पर यह बातचीत आपको देगी एक नई समझ और नई दृष्टि। तो आइए सीधा रुख करते हैं मनोज शुक्ल और वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव की इस विशेष बातचीत की ओर। नमस्कार नमस्कार, मैं मनोज शुक्ला, राष्ट्रीय मीडिया प्रस्तावना से। आज के इस विशेष इंटरव्यू में एक वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार से बातचीत करूंगा ताकि उनके अनुभव और मार्गदर्शन नई पीढ़ी तक पहुंचा सकूं। आज के इस खास साक्षात्कार में हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकारिता जगत के एक अनुभवी और प्रतिष्ठित नाम श्री संजीव श्रीवास्तव जी। आप राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया के संस्थापक एवं संरक्षक हैं और पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता के हर दौर, प्रिंट, टीवी, डिजिटल और न्यू एज मीडिया को नजदीकी से देख चुके हैं। 3 दशकों की रिपोर्टिंग और ग्राउंड कवरेज, संपादन और मीडिया नेतृत्व ने आपको उन चुनिंदा पत्रकारों में शामिल किया है जिनकी आवाज और दृष्टि मीडिया की दिशा और दशा तय करती है। आज हम आपसे पत्रकारिता के बदलते परिदृश्य, नई चुनौतियों और नवयुग के पत्रकारों के लिए आपके अमूल्य अनुभव को जानेंगे। स्वागत है सर आपका। मनोज शुक्ला। नमस्कार शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल मीडिया को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, बहुत सौभाग्य आज आप हमारे बीच में उपस्थित हुए और नई जनरेशन मीडिया को लेकर के कुछ दर्शकों के मेरे सवाल हैं, नए युग पत्रकारों के सवाल हैं जिनसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनको कुछ मार्गदर्शन करें। तो पहला सर सवाल ये है कि डिजिटल मीडिया के युग में आपकी नज़र में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? देखिए मनोज जी, आपने बहुत गंभीर और बड़ा सामयिक प्रश्न किया है। आज जो समय है वो डिजिटल मीडिया को अगर हम शाब्दिक अर्थों में परिभाषित करते हैं तो वो एक माध्यम है। कोई भी चीज़ किसी का माध्यम होती है। हमारी जो योग्यता है, हमारी योग्यता का माध्यम हमारी भाषा है। हमारा अपनी योग्यता है कि हमारी कौन सी योग्यता और हम किस भाषा के माध्यम से अपनी चीज़ को व्यक्त करते हैं। तो ये जो आज जो डिजिटल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, मीडिया तो हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और आगे भी रहेगा। क्योंकि मैं, जहाँ तक आपने अभी बताया अपने वक्तव्य में, कि मैं विगत 3 दशक से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और आज डिजिटल मीडिया के बारे में आपने बात की है तो समय डिजिटल मीडिया का है। डिजिटल मीडिया में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? आपको अपने दर्शकों को कोई कंटेंट देना है, कोई जानकारी देनी है। उसके लिए सबसे पहले तो आप जो उनको दिखा रहे हैं, चाहे वो आपके चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो आपके किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम पे हो, जो आप उनको दे रहे हैं उसकी विश्वसनीयता पहले आपने परखी है कि नहीं? चेक होना चाहिए उसका। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो मेरा तो अपना यही मानना है कि कदाचित आप तब तक उसको फॉरवर्ड न करें, किसी को पास ऑन न करें और किसी को ऐसी गलत जानकारी न दें, क्योंकि गलत जानकारी देने से अच्छा है कि वो जानकारी न दी जाए। आज डिजिटल मीडिया की दौड़ में उसको मैं यूँ कहूँ कि जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो अपरिपक्व लोग हैं, जो अधकचरे लोग हैं, वो भी उस दौड़ में सम्मिलित होने का ये जो प्रयास करते हैं वो सबसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। बिल्कुल सही। उसमें हमारे जो आज के नव युवक हैं, जिनको पत्रकारिता का ग्लैमर दिखता है कि पत्रकारिता
समाज से कुछ अलग हटके है, तो सबसे पहले तो उन लोगों को ये गलतफहमी तोड़ देनी चाहिए कि आप सामाजिक अंग हैं और एक महत्वपूर्ण अंग हैं। और जब आप समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो डिजिटल मीडिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी को अगर जानकारी दे रहे हो तो सबसे पहले आपकी विश्वसनीयता उस पर होनी चाहिए, और आप विश्वसनीयता की परख करने के बाद ही उसको मार्केट में दें। पहला अलर्ट तो ये होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा सर, जैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग और स्टूडियो, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं स्टूडियो बेस्ड पत्रकारिता, आप किसे सबसे ज़्यादा जरूरी मानते हैं और क्यों मानते हैं? देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग और स्टूडियो रिपोर्टिंग बिल्कुल डिफरेंट। जैसे गणित के अंक में 36 का भाव होता है, बिल्कुल, और हम लोग जो बीच का रास्ता चुनते हैं उसको हम 63 बनाने का प्रयास करते हैं। जब हम 36 से 63 को आते हैं तो संख्याओं को पलटना पड़ता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग में सबसे पहले आपको अनुशासित रहना है, आपको समय का पालन करना है, आपको कंटेंट की जानकारी होनी चाहिए, आपके संपर्क अच्छे होने चाहिए, आपको रिपोर्टिंग का शऊर होना चाहिए कि अगर हम किसी क्षेत्र में जा रहे हैं हमारी सीमाएं क्या हैं, आपको कानून की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको संवैधानिक जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस कार्यक्रम को कवर करने जा रहे हैं उस कार्यक्रम का आप भी एक हिस्सा है। आमतौर पे देखा जाता है, आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो भी ऐसे देखे होंगे कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी हो गई। नहीं, गलत बात है ये, पत्रकारों के साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पत्रकार भी समाज का अंग है। और ये किसी भी विधा में नहीं लिखा है, किसी भी किताब में नहीं लिखा है, किसी भी संविधान में नहीं लिखा कि हम पत्रकार हैं तो हम समाज से कुछ इतर हैं। हाँ, जिम्मेदारी हमारी जरूर है कि हम किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में या अपने किसी व्यक्तिगत लालच में हम समाज में वो चीज़ न परोसें जो परोसने के लायक नहीं है। स्टूडियो से आपको, और स्टूडियो में वही सारी चीज़ें आती हैं जो ग्राउंड से एकत्र होकर आती हैं। तो स्टूडियो और ग्राउंड रिपोर्टिंग एक दूसरे के पूरक हैं। स्टूडियो में जो आप डिस्कशन करते हैं वो डिस्कशन ग्राउंड से ही आते हैं। तो जितना महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा स्टूडियो में अपना काम कर रहा है उससे कम महत्वपूर्ण व्यक्ति ग्राउंड रिपोर्टिंग का नहीं होता है। अगला सर, आपको 30 वर्षों का लगभग अनुभव हो चुका है, तो एक नए पत्रकार के रूप में आप कौन सी स्किल सीखना चाहेंगे जो आज के समय में नए बच्चे सीख रहे हैं, जैसे रिपोर्टिंग, एडिटिंग, डिजिटल टूल्स या सोशल मीडिया मैनेजमेंट? आजकल नए ट्रेंड आ गए हैं, न्यू जनरेशन जेन जी जिसे कहा जा रहा है, तो आप किसे सीखना प्रेफर करेंगे? देखिए, क्योंकि सीखने की सर कोई उम्र तो होती नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सीखने की ललक तो होनी चाहिए और सीखते रहना भी चाहिए। हम लोग सबसे बड़ी गलतफहमी में उस समय रहते हैं कि मैं जब सामने वाला कोई व्यक्ति बैठता है तो मैं उसको सुनना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं अपनी बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बेईमानी आप उस समय आप अपने साथ कर रहे हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हो सकता कुछ ऐसी बात सामने से निकल के आए जो आपके सामने कभी ना आई हो। उसके लिए जरूरी है कि सामने वाले को भी अवसर देना। जनरेशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई है, वही बात आपके लिए पत्रकारिता में है, वही बात समाज में, परिवार में भी है। आज हम लोग जो उम्र दराज लोग हैं, जो हम अपने सीनियरिटी का एक दम भरते हैं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कह देना चाहता हूँ और अपने बुजुर्गों से भी निवेदन करूँगा कि अगर आप सीनियर हैं बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने बैठा जूनियर बेवकूफ़ है या उसको कुछ आता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपका अनुभव है तो योग्यता उस तरफ है। अगर योग्यता और अनुभव को मिलाकर के कोई कार्यक्रम किया जाए तो मुझे लगता है कि सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। और सीखने की स्किल तो होनी चाहिए। समय के साथ अगर आपको चलना है तो समय के साथ जो आयाम नए नए आ रहे हैं, नई नई तकनीकी आ रही है, आपको उन तकनीकियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नए युवा जो आज पत्रकारिता में आ रहे हैं वो तकनीकी जानकारी लेके तो आ रहे हैं, लेकिन उनके पास व्यवहारिक अनुभव नहीं है। वहीं जो पुराने पत्रकार हैं, हम लोगों ने जिस लेवल पे पत्रकारिता की है, एक समय में पहले समाचार लिखा जाता था, उसके बाद उसको रिराइट किया जाता था, उसके बाद उसको टाइप किया जाता था, टाइप करने के बाद फैक्स किया जाता था, फैक्स करने के बाद फिर वो अखबार में आता था, यहाँ भी एडिटिंग होती थी और कई आयामों से गुजरने के बाद एक समाचार। आज केवल एक ऐप आपने डाउनलोड कर लिया और बोलने के बाद समाचार बना लिया और समाचार बन गया। समय की भी बचत, संसाधनों की भी बचत। इसलिए हर समय हर व्यक्ति को नई चीज़ों को सीखने की ललक है। आप कौन सा टूल सीखेंगे सर? मैंने क्या पूछा था कि एडिटिंग या डिजिटल टूल्स या सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इन तीनों में से आप क्या चाहेंगे सीखना? देखिए, मेरा पत्रकारिता में लेखनी से हमेशा जुड़ा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कंटेंट में
सबसे पहला पार्ट एडिटिंग का आता है। जी। कोई भी चीज़ जो आप रॉ मटेरियल लाते हैं और जब एडिटिंग करके उसको अन्य आयामों में ले जाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ में, चाहे वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हो, आप किसी भी टूल्स में क्या ले जाएंगे? जब आपके पास कोई मसाला होगा, भाई आपके पास सारी सब्जियां रखी हैं और मसाला नहीं है, तो आप कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे? इसलिए मेरा जो पक्ष है वो एडिटिंग पे जोर रहना चाहिए। जब आपका कंटेंट अच्छा होगा तो मशीनरी को चलाने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन मेन कंटेंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो एडिटिंग का पार्ट है। आपका इतना बड़ा अनुभव हो गया 3 दशकों का, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपने 3 वर्षों के पत्रकारिता जीवन में कौन कौन से ऐसे बदलाव देखे हैं, और जो भी आपने देखा हो जो नए बच्चों के लिए, आने वाली पत्रकारिता के न्यू एज बच्चों के लिए, पत्रकारों के लिए बहुत काम आए, ऐसा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और आपने 30 वर्षों में, तब में और अब में क्या बदलाव देखा है? देखिए, आज की पत्रकारिता और पुरानी पत्रकारिता में मेन जो अंतर है वो सब आपको भी दिखाई पड़ रहा है। आप भी नवा आगंतुक पत्रकार हैं और आपने भी डिजिटल मीडिया में बहुत लंबा काम किया है। इस समय आप राष्ट्रीय प्रस्तावना में अपनी सेवाएं प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा बेहतर कंटेंट दे सकें। सबसे पहले तो आप एक पत्रकार होने के नाते आपको चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको विषय की जानकारी नहीं है और आपको कोई दूसरा बताता है कि ये विषय आपको चुनना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप अपने क्षेत्र पे आपने चैलेंज अगर लिया है पत्रकार बनने का, तो पत्रकारिता एक अलग टाइप का ही कार्य है। आपको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं कानून से ऊपर हूँ। आमतौर पे जब पत्रकारों के साथ कभी बदसलूकी होती है या उनके साथ कोई वो होता, तो वो हमेशा किसी ऐसी चीज़ से होती है जो वो लाइन से अलग हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि आप किसी के प्रो होकर के बैठ जाइए। प्रीत पत्रकारिता से भी दूर रहिए, निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, लेकिन निष्पक्षता उतनी बरतिए जिसमें आपकी संलिप्तता न हो। ऐसा ना हो कि आप पार्टी बन के ही काम करें, क्योंकि भारतीय व्यवस्था में जो संवैधानिक व्यवस्था, हमारे यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अपने अपने दायित्व हैं। तो पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ माना जाता है, उसका कार्य भी जागरूकता कराना है। जब पत्रकार जज बनने लगता है तो उसको समस्या होने लगती है। जज का काम जज को करने दीजिए, कार्यपालिका को कार्यपालिका का काम करने दीजिए, व्यवस्थापिका का। आप तीनों में सामंजस्य बैठाल के, जनता जो यहाँ जो लोकतंत्र है, हमारा प्रजातंत्र है, इसमें जनता ही सर्वोपरि है। जनता ही देश की मालिक है, जनता ही अपने प्रतिनिधि चुनती है, जनता ही मंत्री बनाती है, जनता ही विधायक बनाती है और जनता ही सरकार चुनती है, और वही सरकार फिर कार्यपालिका पे नियंत्रण करती है। और कहीं न कहीं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में जब कोई समस्या आती है तो उसका निर्धारण न्यायपालिका करती है। इसीलिए न्यायपालिका को 3 स्तंभों में सर्वोच्च स्तंभ कहा गया है। और जब ये तीनों तंत्र पब्लिक के लिए काम करना कहीं डिस्टर्बिंग हो, तो उस समय फिर पत्रकारिता का रोल शुरू हो जाता है कि असली मालिक को बात बताने के लिए एक पत्रकार जगत होता है, जिसको हम 4th स्टेप कहते हैं, चौथा स्तंभ कहते हैं। तो इस रूप में देखा जाए तो पत्रकार तो उन तीनों से ऊपर जिम्मेदार हो गया। लेकिन अगर हम वास लोग के कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो सफलता नहीं मिलेगी जिसके लिए हमने क्षेत्र में कार्य किया। इस चुनौती को स्वीकारने के लिए धैर्य, अनुशासन, समय पालन, योग्यता, तमाम सारी चीज़ों को समेट के पत्रकार को रखना चाहिए और समय के हिसाब से उसको अपना कार्य करना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जो आज के बच्चे, नए दौर के जो बच्चे पत्रकारिता सीख रहे हैं या नए फील्ड में भी आए हैं, तो उन्हें धैर्य के साथ और बिना बहस होकर के अपनी पत्रकारिता को निष्पक्ष रूप से अपने विचार, अपने आचरण को व्यक्त करना चाहिए, अपने इन्हीं जो है बातों को ध्यान रखना चाहिए। संजीव सर, आपके अमूल्य विचार, अनुभव, मार्गदर्शन की आज नई पीढ़ी पत्रकारों के लिए न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि देश दिशा देने वाली भी है। डिजिटल युग में पत्रकारिता का जिस तेजी से बदल रही, उसमें आपका दृष्टिकोण हमें यह समझाने में मदद करता है कि सच्चाई, संतुलन और जमीनी जुड़ाव हमेशा पत्रकारिता के रीढ़ है। राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय अपने विचार किए। हम आशा करते हैं कि आप आने वाले समय में भी हमारा मार्गदर्शन इसी तरह हमें मिलता रहे आपका। मैं मनोज शुक्ला आज के इस विशेष संवाद को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।